और दरमियान में फिर स्लाइड गायब हो जाते हैं। हाँ बस ये देख इसको रहने दे या वेट कर लो। हाँ कंटिन्यू रखो। हेलो जी सर। राइट ओके now we give an example which shows that not every non-linear space and is an inner product space. जैसे मैंने कहा we proved that every inner product space is a non-linear space, but the converse is not true in general. हमारे पास एग्जाम्पल एग्जिस्ट कर रहे हैं which show that not every non-linear space is an inner product space. तो अभी इसको हम कैसे शो करेंगे? कोई non-linear space ले लें and show that that non-linear space is not an inner product space. सिंपल तरीका क्या होगा? थोड़ा सा पीछे चले जाएं पिछले लेक्चर पे, वहां से आपको पॉइंट मिल जाएगा। इस स्पेस को अगर हमने शो करना हो कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, एक आसान सा वहां पे हमारे पास मेथड है, उसको फिर अप्लाई करते हैं। वो मेथड क्या है, कुछ है ज़हन में? हाँ हाँ भाई जवाब देना, कुछ आप भी बोले ना। मेरे जहन में जो सर एक नॉर्म हम डिफाइन करेंगे और फिर उस पर चेक करेंगे कि इनर प्रोडक्ट स्पेस की डिफिनीशन वो सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो वो तो आप फिर लगे रहेंगे, मुश्किल होगा। अब जी जरूरी नहीं है कि वो सेटिस्फाइड हो। एग्जाम्पल फिर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? हाँ जी सर वो जरा मुश्किल है लेकिन अच्छा अब होल्ड करे, ये मुसीबत है, दरमियान में स्लाइड गायब हो जाते हैं, मैं उनको बुला लेता हूँ। ये बस जरा आ जाए यार, दरमियान में फिर किस पे क्लिक करो? नेक्स्ट टाइम इसको क्लिक कर ले। राइट, इफ यू रिमेम्बर हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था that parallelogram law holds in an inner product space. हर इनर प्रोडक्ट स्पेस में पैरालेलोग्राम लॉ होल्ड करती है। वो लॉ क्या है? पैरालेलोग्राम लॉ ज्योमेट्री में अगर आपको याद हो, ये लॉ आपने पढ़ी होगी। दिस लॉ सेज, पैरेललोग्राम लॉ सेज, अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है
sum of square of the diagonals, sum of square of the diagonals is equal to twice sum of square of the sides. This is your parallelogram law. और ये पैरेललोग्राम लॉ हमने इनर प्रोडक्ट स्पेसिस में प्रूव किया हुआ है. अब अगर आपने किसी स्पेस को इनर प्रोडक्ट स्पेस शो करना हो, सिंपली चेक द पैरेललोग्राम लॉ. अगर पैरेललोग्राम लॉ उस स्पेस में होल्ड करती है, देन योर गिवन स्पेस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस, अदरवाइज नॉट. अब जो आप कह रहे थे कि नाम डिफाइन करेंगे इनर प्रोडक्ट और फिर चेक करेंगे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट. ये सिंपल सा रिजल्ट है. कोई स्पेस ले लें, उसमें इनर प्रोडक्ट ये पैरेललोग्राम लॉ चेक कर लें, दैट पैरेललोग्राम लॉ होल्ड्स इन द स्पेस, देन द स्पेस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस. अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है दैट नॉट एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस. अब हमने कोई एग्जांपल फाइंड आउट करना होगा which shows that अगर एक एग्जांपल भी आपके पास काउंटर एग्जांपल आ गया, then you can say that ये रिजल्ट ट्रू नहीं है इन जर्नल. Here we consider this first example. We consider the space X which is equal to LP. LP space ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं फंक्शनल एनालिसिस में, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये स्पेस शायद नया हो. लेकिन अगर किसी के पास फंक्शनल एनालिसिस के नोट से स्टार्ट में इस स्पेस की डेफिनेशन दी हुई है मैंने. बहरहाल लेट मी रिपीट, LP किस किस्म का स्पेस है? इट इज द स्पेस ऑफ all sequences where this P is a number greater than equal to 1 with नाम defined as below. नाम हमने इस पे डिफाइन किया हुआ है. x नाम is equal to कोई एलिमेंट ले ले x में. अब ये x आपका सिंपल एलिमेंट नहीं होगा, कोई वेक्टर नहीं होगा. This x represents a sequence because LP is the space of all sequences, जिसका नाम हमने डिफाइन किया हुआ था x is equal to sum I varies from 1 to infinity xi नाम absolute power p whole power 1 over p, where this x is a sequence in LP. ये xi क्या है? These are the elements of the sequence. As you see, x equal to x1, x2, x3 up to xn and so on. So I varies from 1 to infinity, right? So xp x which is equal to LP, या simply consider LP को consider कर लें. LP is the space of all sequences with नाम defined as below. ये इस किस्म का स्पेस है, लेकिन यहाँ पे P पे कंडीशन है that P is greater than equal to 1 when you are defining LP space. अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन इस पे इम्पोज की हुई है, that is P is greater than equal to 1. ये तो डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है. अब P greater than 1, this means that P is equal to 2, greater than equal to 2, equal to 3, equal to 4 and so on. अगर हम यहाँ पे कहें that P is not equal to P, although P is greater than equal to 1, लेकिन अगर ये रिस्ट्रिक्शन हम इम्पोज कर ले that P is not equal to 2, then this X which is equal to LP is not an inner product space, although it's a non-linear space. Non-linear space तो है, but when P is not equal to 2, in this particular case, this LP is not an inner product space. इनर प्रोडक्ट स्पेस क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम लॉ होल्ड नहीं करते, एज वी सी बिलो.
Acha, let us start with the solution. Consider, let me repeat again. Consider X is the space LP where P is greater than equal to 1. If P is not equal to 2, then this X LP is not a nonlinear space, is not an inner product space, although it's a nonlinear space with norm defined as for any sequence X in LP. ये X हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको लिख रहे हैं, but this is in itself is a sequence which is defined in this way. With this now, LP is a nonlinear space, but it is not an inner product space because parallelogram law does not hold in this case. Parallelogram law क्या है? Let me repeat or let us recall the definition of parallelogram law. For any two sequences X and Y in X or LP, parallelogram law says that X plus Y norm square plus X minus Y norm square equal to twice the sum or square of the sides, where in this case X and Y are the sides. But this law does not hold in the present case. वो कैसे? कोई दो सीक्वेंसेस है हमारे पास LP में X और Y. Let us take X equal to 1, 1, 0, 0, and so on. This is one sequence in LP, and Y is equal to 1, minus 1, 0, 0, and so on. This is another sequence in LP. अब in real analysis में आपने पढ़ा होगा that we can add two sequences. कैसे ऐड करते हैं? Corresponding to get another sequence whose elements are the corresponding sum of the corresponding elements of the sequences. X और Y sequences है, X plus Y से आपके पास आ जाएगा. इसको कैसे ऐड करेंगे? This is defined as X plus Y. X plus Y आपके पास sequences है, नाम ले रहे हैं, and by P norm, this will be equal to sum I varies from 1 to infinity, xi plus yi. Xi is the ith element of the sequence X, and yi is the corresponding ith element of this sequence Y. So we have this X plus Y. Now this is equal to sum I varies from 1 to infinity, x plus I plus yi absolute power P whole power 1 over P. This is by the definition of a norm of an element in LP. ऊपर हमने रिकॉल किया हुआ है ना ये नाम. अब इस सम को अगर आप एक्सपेंड कर लें, मैंने तो डायरेक्ट वैल्यू लिखी थी, लेकिन आपके लिए फिर मैंने नीचे पर I इक्वल टू 1 आपके पास पहला एलिमेंट आ जाएगा x1 plus y1 absolute power P plus for I equal to 2 you get the second element x2 plus y2 power P plus and so on whole power 1 over P. अब इस केस में x1 आपके पास क्या है? Look at the definition of x. First element is 1. Instead of x1 write this 1 और y1 क्या है? y में that is also 1. So 1 plus 1 power P plus x का second element क्या है? That is 1 plus y2 क्या है? Second element in y that is minus 1 plus third, fourth and all other elements are 0. So
The third element will be 0 plus 0 power p plus and so on. Simplifying this, you get that from the first element, from the first term, 1 plus 1 power p, 2 absolute power p, the second is 0, and all other are 0. So adding this, you get 2 absolute power p whole power 1 over p. This p cancels with 1 over p, and you are left with 2. So x plus y now is equal to 2. Similarly, x minus y now is also 2. इसको आप easily calculate कर सकते हैं using the above steps. आपके पास x plus y, which is one diagonal, that is equal to 2. X minus y, which is the other diagonal of the parallelogram, that is also equal to 2. Now we compute the value of sides. Side क्या है आपके पास? x नाम और y नाम. Your x is equal to x नाम by above definition is equal to sum I varies from 1 to infinity xi absolute power p whole power p. यह definition आपके पास ऊपर दी गई है. We are using the definition. अब इसको भी आप अगर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लें या इसको भी एक्सपेंड कर लें, first term will be x1 absolute power p, the other will be x2 absolute power p, the other will be x3 absolute power p plus and so on whole power 1 over p. x1 आपका 1 है, 1 power p is 1. x में second element x2 क्या है वो, that is also 1 which is equal to 1. Third is 0 and so on whole power 1 over p. So you get from x now, after putting the value of the corresponding elements of the sequence, you get this 2 power 1 over p. Now come to the second sequence y name is in the same way you get equal to 2 power 1 over p, where p is greater than equal to 1 but not equal to 2. ये कंडीशन है आपके एग्जाम्पल में. अगर p पे हम ये कंडीशन रख लें that p is not equal to 2, then parallelogram law does not hold in this inner product space. Inner product space तो है, लेकिन parallelogram law फिर इसमें hold नहीं करेगा. Now from the left hand side of the parallelogram law, left hand side क्या है parallelogram का law का, x plus y norm square plus x minus y norm square, that is sum of the square of the diagonals. x plus y norm square आपके पास आपने कंप्यूट किया होता है x plus y which is equal to 2. 2 स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि आप नाम का स्क्वायर ले रहे हैं, प्लस x minus y नाम भी आपने कंप्यूट किया हुआ है which is 2. So this gives you 2 power 2 square, and from this you get 8. So from the left hand side of the parallelogram law, you get this value 8. Now we come to the right hand side of the parallelogram law. Left hand side is 2 times sum of the square of the sides, that is 2 times x norm square plus y norm square. तो अपनी जगह पे x नाम आपका आया था 2 पावर 1 और p स्क्वायर, अगर आप कर लें तो आ जाएगा 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय p प्लस सिमिलरली y नाम वो भी आपके पास 2 पावर 1 और p था, इसका भी आप पावर ले लें. So this will get, you will get 2 power divided by p, and from this you get 2 जो कि
parenthesis से बाहर है that too, and दो दफा आपके पास same term आ रही है, so the another 2, and then 2 power 2 divided by p, and this gives you 4 times 2 power 2 divided by p, where p is greater than 1, p is not equal to 2. अगर p आप 2 के बराबर ले लें फिर तो पैरेललोग्राम लॉ होल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 2 लगा लें then 2 divided by 2 equal to 1 2 power 1, and this gives you 8. But when p is not equal to 2, then you get this 4 times 2 power 2 divided by p. And from this we see that the left hand side of the parallelogram law is not equal to the right hand side of the parallelogram law. Hence, parallelogram law does not hold in this inner product space. Hence, this inner product space is this non-linear space is not an inner product space. देखिए ये सिंपल सा एग्जांपल है, आपने अपनी तरफ से कुछ भी डिफाइन नहीं करना, simply check whether the parallelogram law holds in the given space, चाहे जो भी space हो, inner product space हो या कोई और space हो, और उसको आपने inner product space शो करना हो, तो simply check the parallelogram law. अब ये नॉन लीनियर स्पेस LP, ये कंडीशन अगर आप रिमूव कर दें P is not equal to 2, इस कंडीशन को अगर आप रिमूव कर दें then the parallelogram law holds in the non-linear space. लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे नॉन-लीनियर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनमें पैरेललोग्राम लॉ होल्ड नहीं करता, as you see in this example. तो ये एक एग्जांपल आपका हो गया. Similarly, we have another example, ताकि आपका पता चल जाए ना एप्लीकेशन का, how do we apply our previous knowledge. ये आपके पास एक और नॉन लीनियर स्पेस है. You know that the space CAB, ये CAB क्या है? It's the space of all continuous real valued function defined on the closed interval AB. इसका मतलब है CAB का हर एलिमेंट कोई रियल वैल्यूड फंक्शन होगा. That is from AC, this closed interval AB to R. So this is the definition of CAB. C stands for continuous. This space is the space of all continuous real valued functions defined on the closed interval AB. और ये स्पेस भी हमने शो किया था that this space is also a non-linear space. इस स्पेस पे नाम हमने कैसे डिफाइन किया होता है? For any x in CAB, अब ये x आपका कोई वेक्टर नहीं होगा, it will be a continuous real valued function. If x belong to CAB, that is x is a continuous real valued function defined on AB is maximum taken over T, this xt absolute of T क्या, it's a parameter which belongs to this closed interval AB. With this now, CAB is a normed linear space. Means आप चेक कर सकते हैं. With this now, this CAB is a normed linear space, means that this norm satisfies the 4 conditions of the norm. So it's a norm on the closed this space CAB. ये तो हमने रिकॉल किया फ्रॉम फंक्शन एनालिसिस से, वहां पे ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं और शो भी कर चुके हैं दैट दिस CAB with this norm is in fact a norm linear space.
फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी नोट कर लें, दे विल स्टडी दिस definition in their course of functional analysis in second semester इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपके पास नॉन लीनियर स्पेस आ गया, ये भी आपका इसमें भी इनर प्रोडक्ट सारे क्या कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ इसमें होल्ड नहीं करता। इफ पैरेललोग्राम लॉ होल्ड इन any space, then it is an inner product space, but we shall see that parallelogram law does not hold in this non-linear space as well. अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ की डेफिनेशन का आपको पता चल गया that x plus y norm square plus x minus y norm square is twice x norm square plus y norm square. This is your parallelogram law, but this parallelogram law does not hold in this non-linear space. वो कैसे? अगर हम x3 को डिफाइन कर लें इक्वल टू 1, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है, कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन, x is a function, its value at the point x is equal to 1, रियल वैल्यूड जाहिर है इसका इमेज रियल वैल्यूड कोई नंबर होगा। Similarly, yt, it's another continuous real valued function defined on the closed interval ab for any t, its value the value of y under the value of t under this function is defined as t minus a divided by b minus a. अच्छा, आप थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस कर लें। लेट मी गो बैक टू द अदर एग्जांपल। उसी एग्जांपल की तरह आपने ये दोनों फंक्शन डिफाइन कर लिए xt और yt। अब आपने चेक करना है कि विद दिस डेफिनेशन ऑफ xt एंड yt क्या पैरेललोग्राम लॉ होल्ड करती है या नहीं। ये जरा आप पेन कागज निकाल लें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। प्रीवियस एग्जांपल आपके सामने एक्जेक्टली ऑन द सेम लाइन। हाँ, मैं बताऊंगा लेकिन आप प्रैक्टिस ये कर लेना थोड़ी सी। xt और yt को हमने डिफाइन कर लिया, आपने वैल्यू कंप्यूट करनी है। जी सर, ट्राई करते हैं अभी हम। नहीं, इतने जल्दी भी कैसे? आपने या तो आपके पास नोट्स होंगे या ऐसे ही कह रहे हैं। सर हम ट्राई करते हैं अभी। नहीं, चलो मुझे बताइए x नाम आपके पास किसके बराबर आ गया? x स्टार इज इक्वल टू 1 और y नाम? y नॉर्म होगा सर y नाम भी 1 के बराबर है। वो भी 1 के बराबर आ गया। अब आप कैलकुलेट कर लें x प्लस वाई नाम। डायगोनल इसकी वैल्यू क्या आती है आपके पास? ये याद रखें ठीक है, वो वैल्यू आपने पुट करनी है, टी बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल ए बी। वो वैल्यू आपने पुट करनी है जिसके लिए आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। डेफिनेशन नाम की यहाँ पे ये है x नाम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ
xt absolute, where this t belong to the closed interval a b. खैर टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम ले ले. x plus y नाम is equal to what? क्या वैल्यू आ गई? The net stable sim. What option was unstable? हाँ जी, x plus y नाम equal to 2 8 बराबर सर 8 के बराबर होगा सर. ना, x plus y नाम 2 के बराबर आ गया. किसके बराबर? 8 के बराबर. क्या कह रहे हैं आप? सर x plus y नाम तो 2 के बराबर होगा सर. 2 के बराबर है सर. x plus y नाम 2 के बराबर और x जी. minus y नाम वो 1 के 1 के बराबर. सही. 1 के बराबर है. x minus 1 y yes 1 के बराबर. अच्छा चलो आ जाए पहले से x plus y नाम पे. आपने क्या किया जरा रेट के मुझे बताएं. By definition x plus सर y नाम is x equal to मान के maximum x plus y t. t belong to a b x t x plus y t या x t plus y t. हाँ. फिर t belong to a and b x उसकी जगह x t plus y t की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया सर. 1 plus t minus a divided by b minus a. हाँ, ये किसके बराबर आपने लिया? हेलो. हाँ, आगे बताएं. 1 plus t minus a divided by ये सर हमने उसको जगह x plus t. इससे आगे फिर क्या आया आपके पास? फिर हमारे पास 1 plus b minus a divided by b minus a. हमारे पास ये दोनों कट जाएंगे. 1 plus 1 is equal to 2 सर. ना, t को आपने b क्यों लिया? जी सर. यहाँ पे आप t को b ले रहे हैं. 1 plus b minus a. जी सर. जी मतलब जी एक सर पिछले b स्टेप में आपके पास t minus a था, t की जगह आपने b ले लिया. जी सर डिवाइडेड बाय b b लिया. minus a. आपने t की वैल्यू जी b सर. क्यों के बराबर क्यों दी? जी सर. स्टेप क्यों आपका लिया सर सही ये? है, लेकिन वजह बताएं आपने t की वैल्यू b क्यों दी?
Sir, for the maximum value, sir. नहीं, अगर ए ले Yes, ले sir. फिर क्या आ जाएगा? Sir, ये तो फिर मिनिमम वैल्यू होगा सर. फिर क्या 1 सर? आ जाएगा, वो मिनिमम वैल्यू। टी बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, ए बी हो सकती है, बी हो सकती है। अगर हम ए ले लें फिर मिनिमम वैल्यू आ जाती है। अगर टी को हम बी ले लें देन वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू व्हिच इज 2। एंड सिमिलरली इन द सेकंड केस, उस केस में हम टी को ए ले रहे हैं, टी को अगर हम बी ले लें फिर हमारे पास 1 - 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0, वो मिनिमम वैल्यू है। और चलो वेरी गुड, आप ने तो कुछ कैलकुलेट कर लिया। फॉर द अदर स्टूडेंट, let me give you the solution. Now look at the slide. We have this parallelogram law x plus y norm square, which is where is this? This is your parallelogram law, x plus y norm square plus x minus y norm square, which is equal to twice x norm square plus y norm square. ये parallelogram law है, but this parallelogram law does not hold in this inner non-linear space. वो कैसे? अगर हम कोई वैल्यू ले लें इन रियल वैल्यूड कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस का, एक्स टी को अगर हम 1 के बराबर ले लें, ऑफ कोर्स 1 इज द रियल नंबर, और वाई टी को हम टी माइनस ए ले लें, टी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, इससे भी आपके पास रियल वैल्यू आ जाएगी। टी को अगर आप ए ले लें 0 वैल्यू आ जाएगी, टी को अगर आप बी ले लें आपके पास 1 वैल्यू आ जाएगी, बोथ आर रियल वैल्यू। तो इनको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। देन वी कंप्यूट एक्स नाम। बाय डेफिनेशन एक्स नाम इज मैक्सिमम टेकन ओवर एक्स टी एब्सोल्यूट वेयर टी बिलोंग टू ए बी। ऊपर आपने एक्स टी को डिफाइन किया हुआ है, एक्स टी किसके बराबर है? 1। इस आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम 1 एब्सोल्यूट टी बिलोंग टू ए बी। इसको फिर लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि टी तो आपका खत्म हो गया, यहाँ पे 1 आ रहा है, एंड मैक्सिमम ऑफ 1 इज 1। एंड वाई नाउ which is equal taken over y t absolute where t belong to AB, and this is equal to maximum y t आपके है बराबर है t minus a divided by t minus a। अब इस केस में अगर t को आप a ले लें आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, so we take t equal to b which gives you 1। So x norm is equal to 1, y norm is equal to 1, and then x plus y norm, which is by definition is equal to maximum taken over x plus yt absolute t belong to AB। हाँ प्लीज हाँ, ये जरा कंसंट्रेट करें, आप तो शोर मचा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम टी बिलोंग टू ए बी, और एडिशन हम इस तरह डिफाइन करते हैं इस स्पेस में सी ए बी में, एक्स प्लस वाई टी, दिस इज इक्वल टू एक्स टी प्लस वाई टी। एडिशन इज डिफाइंड इन दिस वे इन द स्पेस सी ए बी, एंड दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम टी बिलोंग टू ए बी। Putting the value of xt and yt, you get 1 plus t minus a divided by b minus a। अब आपको चेक करना होगा for which value of t from this you get the maximum value. If you take t equal to a, because t belong to the closed interval a b, अगर a के बराबर ले लें you get a minus a divided by b minus a which is 0, so you get 1। So we take t equal to b, we get